देश की सीमा पर रक्षा बड़ी जिम्मेदारी होती है। नमन है उन वीर जवानों को जिनकी हर सांस देश के नाम होती है। और बात अगर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की करें तो इस फोर्स का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान। सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। और आज पराक्रम दिवस के अवसर पर डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं नरपत सिंह जी। नमस्कार। आप डेप्यूटी कमांडेंट हैं एसएसबी में। जय हिंद सर। जय हिंद। सुप्रभात हमारे सभी डीडी नेशनल्स के व्यूअर्स को। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मंच पर सशस्त्र सीमा बल के सराहनीय कार्यों को रखने का मौका दिया, जिसमें कि हमारे बल के द्वारा किए गए बहुत ही सराहनीय कार्य और हमारी टीम के द्वारा किए गए कुछ विशेष अचीवमेंट्स हम जो है आम जन देशवासियों के सामने जी बिल्कुल 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और मैं आपके सीने पर बहुत से गैलेंट्री मेडल्स भी देख रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे नरपत जी, हम सभी और पराक्रमी साहसी कैसे बने? देश का हर एक व्यक्ति पराक्रमी और साहसी है जी। बस ये पराक्रम और साहस तभी संभव हो पाता है जब एक ही प्रकार के माइंडसेट के लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, जो कि वेल ट्रेंड हो, हाईली मोटिवेटेड हो और वेल स्किल्ड हो जी। तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षण ही लोगों को पराक्रमी बना सकता है। तो टीमें तो बहुत है नरपत जी, और अगर हम सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की बात करें तो उसमें हम आईटीबीपी सुनते हैं, सीआरपीएफ। तो एसएसबी किस तरह से विशेष है? एसएसबी के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि आफ्टर 1962 इंडो चाइना वार हमारी उस समय की सरकार और हमारे नेतृत्व को ऐसा लगा कि हमारे पास में कोई ऐसा बल होना चाहिए जो कि बॉर्डरिंग इलाके में रहने वाली पॉपुलेशन को ये बता सके, उनको ट्रेंड कर सके, और इन केस ऑफ कोई फॉरेन अटैक होता है तो एटलीस्ट वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो फर्स्ट रेसिस्टेंट के रूप में काम करे। तो एसएसबी उस वक्त इस रूप में तैयार हुई थी और वहाँ से लेकर के कारगिल युद्ध तक ये एक पीपुल फ्रेंडली फोर्स रही है जी। और उसके बाद में इसको जो नया रोल मिला इंडो नेपाल एवं इंडो भूटान बॉर्डर, आप और हम सभी जानते हैं दोनों हमारे बहुत ही मित्र राष्ट्र हैं, और इस बॉर्डर पर जो कि एक ओपन बॉर्डर है, पोर्स बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे बॉर्डर गार्डिंग करने वाली या बॉर्डर मैनेज करने वाली जो फोर्स है वो है एसएसबी। सच में बड़ा ही मेहनत और जोखिम भरा काम भी होता है और इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाए, एकदम फिट रहें। तो क्या कुछ एसएसबी के जो सोल्जर्स हैं अपनी फिटनेस के लिए करते हैं? मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि जैसे अभी जहां मैं पोस्टेड हूं वहां पर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें बॉयज और गर्ल्स वो एक आम नागरिक की तरह जो बल को ज्वाइन करते हैं और उनको हम विद इन ईयर उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबल, वेल स्किल्स, जो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर बेटर डिसीजन ले सके। और मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि जब फोर्स कोई ज्वाइन करता है तो वो हार्डली 1600 मीटर तक दौड़ नहीं पाता है। अच्छा। बट एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वो जो है 16 किलोमीटर दौड़ता है और उसके साथ में वेपन्स, एमुनेशंस और भी साजो सामान होता है। नहीं तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लाते कैसे हैं? एक युवा आया और कल्पना कीजिए वो भोपाल की एसएसबी एकेडमी में आया जहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर हैं, तो दिनचर्या क्या रहती है? जो फोर्स मेंबर होते हैं इनकी दिनचर्या जो सूर्य उदय होता है उससे लगभग 1-2 घंटे पहले शुरू हो जाती है। मॉर्निंग में बिफोर 5 ब्रह्ममुहूर्त, यस, बिफोर वहाँ से शुरू हो जाती है। और सबसे पहला जो काम होता है, जो आपने जो सवाल पूछा था कि फिटनेस, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में पीटी होती है। अच्छा। और ये डेली का रूटीन है। मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स नरपत सिंह जी की जो शौर्य गाथा है वो भी जरूर सुने, क्योंकि जैसा आपने कहा सशस्त्र सीमा बल इंडो भूटान, इंडो नेपाल बॉर्डर को मैनेज करती है। सशस्त्र सीमा बल का जो भारत नेपाल और भारत भूटान की जो बॉर्डर गार्डिंग के रूप में काम करती है, के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के विरुद्ध, और इसके अलावा आपदा प्रबंधन जी। मैं जो 7 इयर्स जो झारखंड में पोस्टेड रहा था उसके विषय में बताऊंगा कि अभी भी एसएसबी जो है एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक्टिव है और एसएसबी के मैंडेट पे है कि जहां पर भी
हमारी सरकार हमारे को जहां आदेश देती है, हमारे जो वरिष्ठ हमारे को जहां बोलते हैं, वहां एसएसबी जाती है। जी, आज के समय की अगर हम बात करें, एसएसबी बहुत महत्वपूर्ण योगदान तो दे रही है हमारी सुरक्षा बनाए रखने में, लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें कि जो नए टेरर है वो है साइबर अटैक हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, तो ऐसे केसेस में एसएसबी किस तरीके से सहायक साबित होती है? वुमेन ट्रैफिकिंग, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पोरस बॉर्डर है, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या, और एसएसबी इसको क्वालिटी तरीके से इसको मैनेज कर रही है, इस प्रकार के ऑपरेशंस करने में सक्सेस प्राप्त कर रही है। जो साइबर क्राइम वगैरह को लेकर के प्रशिक्षण जो हमारे यहाँ पे टाइम टू टाइम चलता रहता है, इन सब चीज़ों को लेकर अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाती है, हमारे इवन जवानों में फैलाई जाती है। वैराइटीज ऑफ केस स्टडीज वगैरह जो होती है वो उनके साथ में शेयर की जाती है। इस प्रकार के कोर्सेस रन किए जाते हैं सो दैट कि हमारे जवान, उनके परिवार और हमारा देश के आमजन जो इससे सुरक्षित तो मतलब फिटनेस के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी जारी रहती है? पूरा जीवन आपका कॉलेज जैसा जीवन है, जिसमें आप ऑलवेज एक स्टूडेंट की तरह लर्निंग करते रहते हो, और कभी कभार आपको मौका मिलता तो आप कहीं अच्छे ऑपरेशंस वगैरह इसमें भी लीड करते हो। तो जैसे नरपत जी, आप तो यूनिफॉर्म में हैं, हम लोग सिविलियंस हैं, आजकल सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बहुत बात होती है, तो चाहे हम इंडो भूटान, इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में बटालियन है, झारखंड में आंतरिक सुरक्षा की, वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उससे कैसे आप एक रिश्ता बनाते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एसएसबी का जो रेज है वो एज ए फ्रेंडली फोर्स की तरह हुआ है, और इसका यदि मैं श्रेय दूं तो हमारे एसएसबी के उन शुरुआती पूर्वजों को दूंगा, जिन्होंने हम लोगों को ये बताया कि ये हमारा अपना आमजन, हमारे अपने लोग, इनके साथ में जुड़ना है, इनसे जुड़कर ही आप जो है वहाँ पर कार्य कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एसएसबी की ये विशेषता है, मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि इंटेल कलेक्शन में एसएसबी वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फोर्स है। वो आम जन के बीच में घुल मिल जाती है, वो उन लोगों के साथ में रह करके वहाँ पर जितने भी, यदि कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पर एसएसबी पोस्ट पद स्थापित है, एसएसबी के जवान पद स्थापित है और कोई एंटी नेशनल एलिमेंट वहाँ कार्य कर रहा है, तो उसकी सूचना एसएसबी का जो कार्मिक होगा वो प्राप्त कर लेता है। अगर सिविलियंस की बात करें, क्योंकि सिविलियंस हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा और जो न्याय है और जो सारी सुविधाएं हैं वो पूरी बरकरार रहे, हम भी उसमें सहभागी होते हैं, तो किस तरीके से सिविलियंस आपकी सहायता कर सकते हैं कि वो भी सुरक्षित रहें और उनके आसपास के लोग भी? देखिए, सबसे पहले आप किसी इलाके में यदि ऐसे पदस्थापित होते हैं तो आपको जो अपने आमजन, उन लोगों के साथ में एक इमोशनली आपको जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए एसएसबी के पास में ऐसे कई कार्यक्रम हैं, जैसे एक सिविक एक्शन प्रोग्राम नाम का एक कार्यक्रम है, जो जैसे सीमावर्ती इलाका या एलडब्ल्यू या जो कश्मीर की इंसर्जेंसी वगैरह, जहाँ एसएसबी के बटालियंस वगैरह जो है डिप्लॉयड है, वहाँ के आमजन की क्या ज़रूरतें होती है, उन पर उनका जो दिन प्रतिदिन में छोटा साजो सामान जो यूज होता है, उस प्रकार का सामान वगैरह परचेज करके एसएसबी लोगों में वितरित करती है, एक कनेक्शन स्थापित करती है। उसके बाद में एसएसबी जो जितने भी उस इलाके में रहने वाले लोग वगैरह होते हैं, वो कभी भी आएँ, कभी भी बातचीत करें, कहीं कुछ करें, उनको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प हो, मेडिसिन की वगैरह की या हेल्थ रिलेटेड हो, तो मतलब एसएसबी उनको हमेशा अपने जवान की तरह उनके साथ रह करके उनको ट्रीट करते हैं। तो हम सतर्क कैसे रहें एज अ सिविलियन, हम कैसे सतर्क रहें ताकि आने वाले खतरे को हम भाप सके और आपको सूचित कर सके? मेरा ये मानना है कि जहाँ पर ऐसे इलाकों में जो जैसे बल स्थापित होते हैं, उसके जो कार्मिक जो होते हैं, जो उसके जो कमांडर्स या जो होते हैं, वो ऑटोमेटिक लोगों से वेल कनेक्टेड होते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मूवमेंट हो, देश विरोधी कोई गतिविधि हो, तो वो अपने आप उन लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे कि एसएसबी वगैरह जो होती है इनिशियली स्टेज पर एक एक्शन उसके विरुद्ध ले लेती है। जी, 26 जनवरी आने वाली है और भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, तो कर्तव्य पथ पर झांकियां निकलेंगी, परेड होगी, मोटरसाइकिल फॉर्मेशन। भावना, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है रिपब्लिक डे परेड में? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे वो टैब्लोज तो लगते ही हैं, पर उसके साथ में मुझे वो मार्च जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, जो एक तरीके से कहते हैं ना, पूरा सीक्वेंस में एक ताल पर सब पूरा सिंक्रोनाइज होकर तो इस बार कर्तव्य पथ पर एसएसबी दिखेगी? एसएसबी का एक कंटीजेंट जो है वो डेयर डेविल एक्शन जो होते हैं मोटर बाइक वगैरह पे, मोटरसाइकिल पे, उसमें एक एसएसबी का कंटीजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसमें हमारी जो विमेंस है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।
जी, तो महिला शक्ति आपको कर्तव्य पथ पे दिखेगी। तो मोटरसाइकिल फॉर्मेशन जब 26 जनवरी आप दूरदर्शन पे देखें तो आप समझ जाइएगा कि उन जाबाजों में सशस्त्र सीमा बल की महिला जवान भी शामिल हैं। लेकिन क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड भी मिलते हैं, ये वो समय है जब पद्मा अवार्ड भी अनाउंस होंगे उसकी पूर्व संध्या पर, और मैं देख रहा हूँ आपके सीने पे बहुत से गैलेंट्री मेडल हैं। तो क्या थी वो कहानी? मैं इसका जो श्रेय है वो हमारी उस टीम को देता हूँ, और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस टीम का सदस्य था जिसने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगभग 7 ईयर्स अपना सब कुछ दिया। उन्होंने अपने परिवारजनों से दूर, जहाँ पर इस प्रकार का जीवन था कि कोई आरामदायक जीवन नहीं था, रातें हमेशा जगी होती थी, बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता था, उसमें आपके वेपन्स वगैरह होते थे, और जब भी आप इस प्रकार के ऑपरेशंस वगैरह में जाते हैं तो हर झाड़ी के पीछे जंगलों में छुपा हुआ खतरा, आईडी वगैरह जो आपने सुना होगा, इस प्रकार के खतरों को न्यूट्रलाइज करते हुए एसएसबी की हमारी उस टीम ने, जिस टीम का नाम था स्मॉल एक्शन टीम, अच्छा, उस टीम ने कई एनकाउंटर्स फेस किए। उसमें जो कुछ मेजर एनकाउंटर्स थे उसमें पराक्रम दिखाने के लिए उस हमारी टीम को सम्मानित किया गया, उनको मेडल्स दिए गए, और मैं लकी मानता हूं कि मैं उस टीम का सदस्य था, तो बीइंग मेंबर ऑफ दिस टीम मुझे भी कुछ मेडल मिले। हमारे जो वीर जवान हैं अपने घर परिवार से कोसों दूर, वो सीमा पर हमारी सुरक्षा पे हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ऐसे में घर की याद भी आती है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं उन चीज़ों के लिए, आपका परिवार कैसे प्रिपेयर करता है, तो हमेशा एक्टिव रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए आप किस तरीके की कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ ठीक रहे? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जो जवान दूर दराज इलाकों में पोस्टेड होते हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका भाई, उनका कोई अपना जो है वो उनके साथ खड़ा है, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी यदि ऐसा इशू होगा तो उसको वो रिजोल्व करा सकता है। इवन वो वहाँ तक ही नहीं, उसके घर में भी कोई जैसे समस्या हुई तो उसको इस प्रकार के एफर्ट्स दिए जाएंगे सो दैट कि वो इशू वहाँ पर रिजोल्व हो जाए। दूसरा क्या होता है कि फोर्सेस के अंदर धीरे धीरे इस प्रकार की ड्रिल अडोप्ट हो गई है, जैसे नो योर पर्सन, मतलब उसमें हमारी ड्रिल है, हमारे साथ में काम करने वाले जितने भी हमारे साथी है, उनके परिवारजन में कौन है, उनके कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, उनके भाई क्या करते हैं, किस बैकग्राउंड से, किस स्टेट से हैं, तो ये चीज़ें एक दूसरे के विषय में इतना हम लोग जानते हैं कि अब साल में लगभग मोर देन 9 मंथ तो वहीं रहना पड़ता है, और हार्डली जो एक दो महीने के लिए गेस्ट बन के अपनी जो जहाँ जन्म दिया होता है वहाँ जाते हैं जी। तो अपना तो घर परिवार वगैरह वो वही लोग हैं जो जिनके साथ में 9 मंथ बिताते हैं, तो आपस में वेल कनेक्टेड है। नरपत जी, आज 23 जनवरी है, आज जन्म जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आप नेताजी की जयंती पर उन्हें कैसे याद करेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी वो टाइमलाइन नहीं थी जो आपने अचीव कर ली। इस आज़ादी को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए बलिदान देते रहना पड़ेगा, और हम लोग हमेशा इस मातृभूमि के लिए अपना खून पसीना देते रहेंगे, जिससे कि हमारा देश जब तक सूरज चांद रहे तब तक ऐसे ही आज़ाद रहे। जी बिल्कुल। 26 जनवरी यानी वो महत्वपूर्ण तारीख जब भारत गणतंत्र बना था 1950 में, और आशा करते हैं कि भारतीय संविधान जिन कर्तव्यों की बात करता है प्रत्येक नागरिक उनका पालन करेगा। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए नरपत सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। मैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने डीडी नेशनल के मंच पर बुला करके हमारे बल की सराहनीय कार्यों को आम जन के सामने रखने का मौका दिया। पुनः जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।